तो आज का टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में दो लॉ चलेंगे। फर्स्ट आएगा फर्स्ट लॉ एंड दो स्टेटमेंट आएंगे आपकी सेकेंड लॉ में। पहले हम डिस्कशन करते हैं फर्स्ट लॉ पर। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसकी डिफाइन क्या कहती है कि हम ना तो एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, एनर्जी neither created nor destroyed। इसके अकॉर्डिंग एनर्जी ना तो हम बना सकते हैं ना हम उसको खत्म कर सकते हैं, लेकिन हम उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर इसका सिस्टमैटिक कैसे समझा जा सकता है, इसके डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए कि मान लो आपके पास ये था सोर्स ऑफ हीट। सोर्स ऑफ हीट क्या है? सोर्स ऑफ हीट वो कह सकते हो स्पेस रीजन जहां से आप हीट को सप्लाई करोगे। किसको? सिस्टम को। मान लो ये रहा आपका सिस्टम। इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग अगर किसी सोर्स ऑफ हीट जहां से आप हीट की सप्लाई करोगे और उसको सप्लाई करोगे किसी सिस्टम को, मान लो मैंने इसको सप्लाई दी स्मॉल डी क्यू, स्मॉल हीट मैंने सप्लाई की सिस्टम को और सिस्टम ने मुझे क्या दिया? थोड़ा सा मुझे वर्क डन करके दिया। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ क्या कहता है, अगर आप किसी भी सिस्टम को हीट देते हो तो वो कुछ ना कुछ वर्क डन करके देगा। तो वो इसकी डिफाइन है कि एनर्जी हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ना उसको हम डिस्ट्रॉय करेंगे ना वो हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फैन चलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किसमें? मैकेनिकल में। तो हम कह सकते हैं कि एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। और एक सिस्टमैटिक डायग्राम के अकॉर्डिंग मान लो आपके पास एक सोर्स ऑफ हीट था। सोर्स ऑफ हीट कह सकते हो वो रीजन होता है जहां से आप हीट को सप्लाई करोगे किसी सिस्टम को। मान लो इसका टेम्परेचर मान लिया मैंने T, हाई टेम्परेचर। ये हमेशा हाई टेम्परेचर होता है। सिस्टम को आपने हीट दिया, स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट डी क्यू मैंने सप्लाई दिया सिस्टम को और सिस्टम ने मुझे क्या दिया? कुछ ना कुछ वर्क डन दिया। और इसका मैथमेटिक्स अगर इसका इक्वेशन बनाया जाए तो वो हम लिखेंगे डी क्यू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ये फर्स्ट लॉ की इक्वेशन बनती है। इसके अकॉर्डिंग अगर आप किसी सिस्टम को हीट स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करोगे तो क्या करेगा? उसका थोड़ा सा पोर्शन इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगा और थोड़ा सा पोर्शन वो क्या करेगा? वर्क डन देगा। तो फर्स्ट लॉ का जो मोस्ट इंपोर्टेंट है इक्वेशन था dq इक्वल टू du प्लस dw। मोस्ट जो न्यूमेरिकल है इसी के अराउंड चलते हैं। अब इसका एक मेन जो लिमिटेशन थी कि इसने ये तो बता दिया कि हाँ ठीक है एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है, लेकिन इसने ये नहीं बताया कि आप जब भी एनर्जी का ट्रांसफर करोगे तो वो टोटली वर्क डन में कैसे सप्लाई हो कन्वर्ट होगा। कहने का मतलब इसने हमें लॉस के बारे में नहीं बताया। जो इसकी मेन लिमिटेशन यही थी कि इसने हमें क्या नहीं बताया? लॉस के बारे में नहीं बताया। हमें पता है किसी सिस्टम को अगर आप सप्लाई करोगे तो वो वहां पर कुछ ना कुछ उसका लॉस होगा। तो वो लॉस होगा कैसे उसके बारे में नहीं बताया था। कौन कौन से लॉस होंगे तो वो बेसिकली हमें किसने बताया था? हमें सेकेंड लॉ में बताए थे। अब सेकेंड लॉ की अगर बात करें तो सेकेंड लॉ में इसके सेकेंड लॉ में दो स्टेटमेंट आती हैं। फर्स्ट आती है केल्विन, प्लांक स्टेटमेंट,
केल्विन प्लांक स्टेटमेंट बेसिकली किस पर बेस है? आपके हीट इंजन पर। जो फर्स्ट लॉ ने नहीं बताया था लॉस के बारे में, उसकी स्टडी की थी सेकेंड लॉ में। अब देखो सेकेंड लॉ में दो स्टेटमेंट आती हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट आती है केल्विन स्टेटमेंट, जो बेसिकली किस पर डिपेंड करती है? हीट इंजन के बारे में हमें बताती है। अब इसके अकॉर्डिंग क्या कह सकता है? अगर इसकी स्टेटमेंट देखी जाए, इसका स्टेटमेंट क्या कहता है? इट इज इम्पॉसिबल to construct a engine pull for energy convert into work done विदाउट एनी लॉस। इसके अगर डिफाइन की बात करें तो इसने हमें बताया था हम ऐसा इंजन बना ही नहीं पाएंगे। इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए इंजन हुज होल एनर्जी कन्वर्ट इनटू यूजफुल वर्क विदाउट एनी लॉस। कि हम ऐसा इंजन बना ही नहीं सकते जिसमें कि हाँ भी जितनी आपने सिस्टम को हीट सप्लाई दी है वो टोटली की हीट सप्लाई किसमें कन्वर्ट हो? आपके वर्क डन में। ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों? कुछ ना कुछ आपका वहां पर लॉस होगा। मान लो जैसे हीट इंजन है तो इंजन में मूविंग पार्ट होंगे, तो मूविंग पार्ट में बेसिकली क्या होता है? जहां पर रिलेटिव मोशन होगी वहां पर फ्रिक्शन होगा। तो कह सकते हो जो हीट का लॉस, जो मैक्सिमम मेजर लॉस होता है वो होता है आपका फ्रिक्शन की वजह से। अब इसके अकॉर्डिंग अगर इसका सिस्टमैटिक डायग्राम बनाया जाए, इसका डायग्राम के अकॉर्डिंग इसको समझना हो तो हम क्या कह सकते हैं कि मान लो आपके पास सोर्स ऑफ हीट था, ये आपके पास सोर्स ऑफ हीट है जहां से आप हीट का सप्लाई करोगे, और ये रहा आपका सिस्टम। सिस्टम क्या है आपका? हीट इंजन। और ये आपने मान लो हीट का सप्लाई किया, इसको मैंने QS से डिनोट किया। QS में तो हीट का सप्लाई की। और सोर्स ऑफ हीट मैंने पहले बताया कि जो सोर्स ऑफ हीट होगा उसका टेम्परेचर हायर होता है, तो इसको हम TH भी लिख सकते हैं। चाहे इसको हम कई बार हॉट बॉडी भी बोल सकते हैं। कई बुक में इसको हॉट बॉडी भी लिखा होता है, वो कंफ्यूज नहीं होना, वो सोर्स ऑफ हीट ही बोलते हैं क्योंकि इसका टेम्परेचर हम हाई लेते हैं। यहाँ TH से भी डिनोट कर सकते हो। कई बुक ने इसको T1 भी लिखा होता है, तो वो अपने आप अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। अगर आप सोर्स ऑफ हीट से मैंने क्या किया? सप्लाई दिया QS किसको? हीट इंजन। तो हीट इंजन ने क्या किया? इसको थोड़ा सा कन्वर्ट किया वर्क डन में, और बाकी जितना यूटिलाइज हो क्या किया? इसका लॉस किया। इसको मैंने क्या किया? QR। तो जो लॉस रिजेक्टेड हीट होगी वो किसमें जाएगी? आपकी सिंक। दो पार्ट चलते हैं इसमें, एक होता है सोर्स ऑफ हीट, एक होता है सिंक। सोर्स ऑफ हीट वो स्पेस जहां से कह सकते हो आप हीट का सप्लाई करोगे। ये हाई टेम्परेचर पर होती है, TH भी लिख सकते हो, T1 भी लिख सकते हो, या इसको हॉट बॉडी भी बोलते हैं। आपने सप्लाई किया हीट का जिसको मैंने QS से डिनोट किया। हीट इंजन ने क्या किया? वर्क डन में थोड़ा सा यूटिलाइज किया, वर्क डन दिया, और बाकी किसको सप्लाई किया? सिंक। सिंक क्या होता है? कोल्ड बॉडी भी बोल सकते हैं इसको हम कोल्ड बॉडी भी बोल सकते हो। और इसका टेम्परेचर इससे कम होगा, इसका मतलब इसका लो टेम्परेचर कह सकते हो, या इसको T2 से भी डिनोट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। हर एक बुक ने अपने अकॉर्डिंग नोटेशन ली होती है, तो आप T1 T2 या TH TL लिख सकते हो। अब देखो अगर इसके अकॉर्डिंग इसका हीट इंजन का एफिशिएंसी, हम बेसिकली हीट इंजन में क्या निकालते हैं? एफिशिएंसी निकालते हैं। अब वो जो एफिशिएंसी होती है, एफिशिएंसी जो होती है, एफिशिएंसी होती है ईटा से हम डिनोट करेंगे इसको। ये बेसिकली क्या होता है? कितना आपको आउटपुट मिला
और कितना आपने इनपुट दिया। एफिशिएंसी बेसिकली क्या होता है, कितना आपको आउटपुट मिला और कितना आपने इनपुट दिया। अब देखो इसमें हमें आउटपुट क्या मिला, आउटपुट मतलब यूजफुल वर्क, तो हमें आउटपुट मिला, हमें वर्क डन मिला, तो हम लिख सकते हैं इसको आउटपुट क्या मिला हमें, वर्क डन, और इनपुट क्या मिला हमें, आपने इनपुट क्या दिया था, क्यू एस, हीट का सप्लाई किया था, इसको मैंने क्या लिखा, क्यू एस से डिनोट किया था। तो आपका न्यूमेरिकल इस पर भी आ सकते हैं, ये रहा आपका फर्स्ट फार्मूला। कई न्यूमेरिकल डायरेक्टली जहां पर आएगा, आप एफिशिएंसी दिया होगा जहां वर्क डन निकाल सकते हो जहां से। अब अगर इसको हीट की टर्म में या टेम्परेचर की टर्म में लेकर जाना हो, न्यूमेरिकल अगर टेम्परेचर की टर्म में आए तो कैसे कर सकते हैं। अब देखो वर्क डन को फार्मूला बनाना पड़ेगा हमें। अब देखो जहां से टोटल हीट जो आपने सप्लाई दी है वो दो पार्ट में डिवाइड हुई, कह सकते हो थोड़ा सा पार्ट क्या किसमें कन्वर्ट हुआ, वर्क डन में, और बाकी पार्ट क्या हुआ, रिजेक्ट किसमें, सिंक में गया। तो कह सकते हो जो क्यू एस था, जो आपने हीट इंजन को सप्लाई दिया, क्यू एस टोट इक्वल टू सम ऑफ वर्क डन एंड क्यू आर रिजेक्टेड हीट। तो हम जहां से वर्क डन की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो वर्क डन का वैल्यू आया हमारे पास क्यू एस माइनस क्यू आर। अगर ये वैल्यू ये फर्स्ट इक्वेशन में पुट की जाए, अगर फर्स्ट इक्वेशन में पुट की जाए तो एफिशिएंसी का फार्मूला क्या बनेगा, क्यू एस क्यू आर डिवाइडेड बाय क्यू एस, ये बनेगा। अगर इसको सेपरेट सेपरेट लिखें तो क्या बनेगा, 1 बाय क्यू आर बाय क्यू एस 1 हुआ और क्यू आर बाय क्यू एस। ये आपका एफिशिएंसी किसमें बना, हीट में। अगर टेम्परेचर, क्योंकि अब टेम्परेचर में अगर एफिशिएंसी निकालना तो कॉयलेट थ्योरम क्या कहती है, Q1 Q2 T1 बाय T2, ये बनता है। तो इसके अकॉर्डिंग इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टेम्परेचर की टर्म में कह सकते हो। इसको मैं Q1 को क्या लिख रहा हूं जहां पर Q2, इसका मतलब ये आया आपका T2, और QS को क्या लिख रहा हूं मैं T1, तो ये बना आपका T1। तो नोटेशन आपके अकॉर्डिंग लिख सकते हो, कह सकते हो जो मेरा QS है वो क्या है आपका T1 था, और जो QR है वो क्या आपका QR है। मैं इस साइड पे भी लिख देता हूं, कंफ्यूजन आओ, Q1 बाय Q2, ठीक है। तो आपका बेसिकली जो एफिशिएंसी का जो फार्मूला बना, जहां पर मैक्सिमम जो न्यूमेरिकल आते हैं, तो एफिशिएंसी का फार्मूला अगर टेम्परेचर की टर्म में आएगा तो बनेगा 1 माइनस T2 बाय T1। जहां तो आपको न्यूमेरिकल स्पेस पर आ सकता है सीधा ही, ठीक है। उसमें टेम्परेचर अगर निकालना होगा तो आपको जहां से कॉर्नर थ्योरम से अप्लाई करके आप टेम्परेचर निकाल सकते हो, जहां फिर आपका दूसरा फार्मूला ये अप्लाई होगा। ये था आपका सेकंड लॉ का फर्स्ट स्टेटमेंट, कौन सा, कैल्विन प्लांक, जिसने किसके बारे में बताया था आपको, हीट इंजन के बारे में बताया था, और इसमें क्या निकालना है आपने, एफिशिएंसी। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, क्लॉजेस स्टेटमेंट, जो कि रेफ्रिजरेटर पर बेस है। अब उस पर बात करते हैं। जो सेकंड स्टेटमेंट था वो था क्लॉजेस स्टेटमेंट। बेसिकली ये किसके बारे में बताया था, इसको रेफ्रिजरेटर के बारे में बताया था। क्लॉजेस स्टेटमेंट ने क्या बताया, अगर इसका डिफाइन लिखा जाए इसके अकॉर्डिंग क्या है, हीट cannot flow from low temperature body to high temperature body without any external
एजेंसी। देखो क्लॉजेड स्टेटमेंट में बेसिकली किस पर मैंने बताया कि रेफ्रिजरेटर जो वर्क करता है वो इसी पर वर्क करता है। अगर इसका डिफाइन देखा जाए तो डिफाइन क्या कहता है कि जो हीट है वो कैन नॉट फ्लो फ्रॉम लो टेम्परेचर बॉडी टू हाई टेम्परेचर बॉडी विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प या एजेंसी। कह सकते हो अगर एक बॉडी का टेम्परेचर कम है और एक बॉडी का टेम्परेचर हाई है तो क्या होगा, क्या लो टेम्परेचर बॉडी से हाई टेम्परेचर बॉडी हीट फ्लो कर सकती है? नहीं कर सकती। अगर नेचर के अकॉर्डिंग क्या होता है, नेचर के अकॉर्डिंग हमारा हीट का जो फ्लो होता है हमेशा हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर फ्लो होगा। जैसे मान लो आपके पास दो बोतल है, एक गर्म है एक ठंडे की, ठीक है, तो टेम्परेचर क्या कहां से फ्लो करेगा, जो गर्म बोतल है वो ठंडे वाली बोतल को भी गर्म करेगा। तो क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है कि जो ठंडे बोतल का जो हीट है वो कंटिन्यूस ही गर्म बोतल में जाए? ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। कहता हाँ हो सकता है ऐसा, लो टेम्परेचर बॉडी से हाई टेम्परेचर बॉडी हीट फ्लो कर सकते हैं जैसे, लेकिन उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। हमें जैसे एग्जांपल ले लें, हमें पता है वाटर हमेशा हाई टू लो चलता है, हाई टू लो। जैसे मान लो रूफ पर टैंकी में पानी है तो पानी ऊपर से नीचे आ रहा है, लेकिन नीचे से ऊपर जाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें मोटर ऑन करना पड़ता है। इसका मतलब हमें उस पर इनपुट देना पड़ रहा है, हमें कुछ काम करना पड़ रहा है। वो यही हो रहा है, जब तक आप किसी लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर अगर हीट का फ्लो करवाना है तो आपको कुछ ना कुछ उस पर काम करना पड़ेगा। अगर काम नहीं करोगे तो वो ऐसा नहीं कर सकता। अगर देखा जाए तो रेफ्रिजरेटर में अगर देखा जाए, इसका सीधा उसके साथ लिंक करते हैं। रेफ्रिजरेटर का जो अंदर वाला एवेपोरेटर होता है, अंदर वाला जो पोर्शन होता है वो ठंडा होता है एज कम्पेयर टू आपके रूम के टेम्परेचर। फिर भी हीट कहां से फ्लो करती है, आपके रेफ्रिजरेटर के जो अंदर वाला पोर्शन है वहां से कंटिन्यूस हीट कहां जाती है, बाहर आती है। अगर मान लो आपने गर्म दूध रखा हुआ है, ठीक है, आप 1 घंटे पहले देखा वो थोड़ा सा उसका टेम्परेचर डाउन था, फिर 1 घंटे बाद देखा वो उसका टेम्परेचर फिर डाउन है, तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, उसका जो टेम्परेचर है कंटिन्यूस ही कम हो रहा है। इसका मतलब जो उसका हीट है वो कहां जा रहा है, बाहर जा रहा है। आपने नोट किया होगा जो रेफ्रिजरेटर का जो अंदर वाला जो टेम्परेचर होता है पोर्शन का, उसका टेम्परेचर कम होता है एज कंपेयर टू रूम के टेम्परेचर। फिर भी हीट का फ्लो कहां हो रहा है, इनसाइड टू आउटसाइड। लेकिन वो कब हो रहा है, जब तक आपका रेफ्रिजरेटर पर काम हो रहा है। काम होने का सेंस आपका इलेक्ट्रिकल ऑन है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, मोटर चल रही है, मोटर काम कर रही है, फिर ये प्रोसेस हो रहा है। अगर बाई चांस अगर लाइट चली जाती है, लाइट ऑफ है, तो क्या रेफ्रिजरेटर क्या कूलिंग करता है, नहीं करता। वही बोल रहा है कि हीट का फ्लो हो सकता है, नो डाउट हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको उस पर काम करना पड़ेगा सिस्टम पर। अगर ऐसा नहीं होगा तो हीट का फ्लो लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर नहीं फ्लो करेगा। ठीक है, अगर इसका आप सिस्टमैटिक अगर डायग्राम बनाना हो तो हम कैसे बना सकते हैं, ये रहा आपका सोर्स ऑफ हीट, ये रहा आपका रेफ्रिजरेटर, और ये रहा आपका सिंक। अब देखो रेफ्रिजरेटर में क्या काम करना पड़ता है, रेफ्रिजरेटर ऐसा डिवाइस सिस्टम जिस पर हमें खुद काम करना पड़ रहा है। इसका मतलब वर्क डन हमें किस पर करना पड़ रहा है, रेफ्रिजरेटर पर करना पड़ रहा है। उसमें क्या था, पहले वाले में हमें आउटपुट मिल रहा था, लेकिन इसमें क्या है, हमें खुद काम करना पड़ रहा है। इसका मतलब वर्क डन हम इनपुट दे रहे हैं, और जैसे आप इनपुट दे रहे हो तो सिंक क्या, वो रीजन जिसका टेम्परेचर कम होता है, लो टेम्परेचर, TL से डिनोट बोला था, जहां इसको आप T2 भी लिख सकते हो, कह सकते हो इसको कोल्ड बॉडी। जो रेफ्रिजरेटर का जो अंदर वाला पोर्शन होता है वो बेसिकली सिंक का ही तरह काम करता है, उसका टेम्परेचर कम होता है, लेकिन कंटिन्यूस आप उस पर काम कर रहे हो रेफ्रिजरेटर, तो कंटिन्यूस हीट कहां फ्लो हो रही है, क्यों सिंक से हीट का फ्लो हो रहा है कहां तक, बाहर टेम्परेचर क्या है ज्यादा, मतलब क्यों आर काम करोगे रेफ्रिजरेटर पर, सिंक से हीट वो एक्सट्रैक्ट करेगा और कहां फेंकेगा, बाहर रूम का। और रूम में कौन सा टेम्परेचर हाई, जिसको हम बोल सकते हैं हाई टेम्परेचर, जहां T1, जहां आप बोल सकते हो
हॉट बॉडी, तो ये रहा आपका QS। बात समझ आई? देखो सिस्टमैटिक क्या है, रेफ्रिजरेटर में जैसे आपने काम किया, इलेक्ट्रिसिटी मतलब काम किया, उसने क्या किया, सिंक से हीट को बाहर निकालना स्टार्ट किया। कहां पर? सोर्स ऑफ हीट। सोर्स ऑफ हीट कह सकते हो आपका रूम है, वो हाई टेम्परेचर पर था, लेकिन जो अंदर वाला पोर्शन है जिसका टेम्परेचर कम है, कंटिन्यूस वहां से हीट वो क्या कर रहा है, बाहर निकाल रहा है। तो सिंक से कह सकते हैं QR हीट रिजेक्टेड कर रहा है, जिसको हमने रिजेक्टेड बोला था। एक्सट्रैक्ट कर रहा है रेफ्रिजरेटर, और किसमें भेज रहा है, सोर्स ऑफ हीट में भेज रहा है। लेकिन ये कब भेज रहा है, जब आप उस पर काम कर रहे हो। अब इस केस में हम एफिशिएंसी नहीं निकालते, इस केस में हम निकालते हैं COP। COP जिसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कि कितना उसका परफॉर्मेंस है। सिंपल इसको हम COP बोलते हैं। मैंने इसको डिनोट किया बीटा से। अब इसका अगर डिफाइन निकालना है, न्यूमेरिकल क्या आते हैं, COP निकालो, आपको कंडीशन दे देगा और उस पर आपको COP निकालनी है। अब COP का अगर फॉर्मूला देखें तो COP क्या होती है, कितना हीट एक्सट्रैक्ट किया या रिमूव किया, और कितना आपने वर्क डन किया, कितना हमें उस पर वर्क डन किया और कितना उसने हीट को रिमूव किया। ये क्या होता है, COP होता है। कितना हीट रिमूव कर रहा वो और कितना हमें उस पर काम करना है। तो क्या हुआ, हीट एक्सट्रैक्ट या रिमूविंग बाय सिस्टम एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम। अब देखो इसमें क्या हुआ, हीट कितना निकाल रहा वो, हीट निकाल रहा वो QR सिंक से। तो बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, QR, और वर्क डन कितना कर रहे हैं, वर्क डन ये WT। तो आपका फार्मूला क्या हुआ ना, ये वाला QR बाय वर्क डन। अगर इसको वर्क डन की पूरा फार्मूला अगर लिखना जाए तो वर्क डन का फार्मूला सेम पहले की तरह, तो क्या बना इसका, बीटा का QR QS बाय QR। तो ये बना आपका हीट की टर्म में। अगर टेम्परेचर की टर्म में लिखना है तो कार्नोट के थ्योरम के अकॉर्डिंग आप कैसे लिख सकते हो, T2 T1 T2 कह सकते हैं, जहां T लोअर टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर। ये आपका COP निकला किसमें, टेम्परेचर की टर्म में। तो कहने का मतलब क्या है कि रेफ्रिजरेटर में आपको COP निकालना पड़ता, इस पर न्यूमेरिकल आते हैं, और इंजन में आपको एफिशिएंसी निकालने के लिए आ सकता है। इसी पर बेस पर आपको न्यूमेरिकल आ सकता है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है।